अब आज अपन को स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 15 से। अपन काफ़ी कुछ इसके अंदर अब कवर कर चुके हैं। सेक्शन 15 से अपन को स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो सेक्शन 15 के अंदर अपन करेंगे दैट इज सेटिंग अप ऑफ अ यूनिट इन एसईजेड, कि अगर आपको एसईजेड के अंदर कोई यूनिट या ऑफिस खोलना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर अपन सेक्शन 15 के अंदर करेंगे। इसका जो प्रोसीजर है दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जब आप एक एसईजेड बनाना चाहते हो। वहाँ पर भी अपन ने कहा था कि अगर आपको एक एसईजेड बनाना है तो आपको अपना प्रपोजल जो है सबमिट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। उसके बाद बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास 3 ऑप्शंस होंगे, या तो वो उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ले, या वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, या फिर वो उसको मॉडिफाई कर दे और आपको मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर दिए जाएंगे। तो एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पर होगा सेक्शन 15 के अंदर। ये वाला जो चैप्टर है इसमें काफ़ी प्रोविजंस ऐसे हैं जो रिपीटेटिव नेचर के हैं। अगर आपने शुरुआत का समझ लिया है तो आपको बाकी का चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बाकी के सब लोग प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके। सेक्शन 15, एनी पर्सन प्रपोजिंग टू सेटअप अ यूनिट इन एसईजेड। अब इनको अगर एसईजेड के अंदर कोई यूनिट या ऑफिस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू सबमिट द प्रपोजल टू द डेवलपमेंट कमिश्नर. Development Commissioner will forward the proposal to the approval committee. Approval committee उसके बाद उनके पास 3 ऑप्शंस हैं. They can either approve your proposal, they can modify the proposal, or they can reject the proposal. अगर वो मॉडिफाई करते हैं तो उनको रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, और आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी पड़ेगी कि आपको क्या ये प्रपोजल एक्सेप्टेड है, मॉडिफिकेशंस एक्सेप्टेड है। अगर आपको मॉडिफिकेशंस एक्सेप्टेड नहीं है तो दोनों के बीच में क्लैश हो जाएगा और वो अल्टीमेटली रिजेक्शन की तरफ आपका प्रपोजल चला जाएगा। अगर आपको मॉडिफिकेशंस एक्सेप्टेड है तो आपका प्रपोजल वहीं से ही एक्सेप्ट होकर फॉरवर्ड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है रिजेक्ट करने का। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसमें भी उनको आपको रीजंस देने पड़ेंगे और एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अपना केस रखने के लिए या अपना प्रेजेंटेशन रखने के लिए, कि अगर आपको रिजेक्शन मिला भी है और उसमें जो रीजन स्पेसिफाई किए गए हैं, आप चाहो तो उन रीजंस के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। जब आप कोई एसईजेड सेटअप करना चाहते हो तो उन केसेस में क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पर है। अगर आप ऑफिस सेटअप करना चाहते हो एसईजेड के अंदर तो आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके बाद सबसेक्शन 4 entitles a person aggrieved by an order of the approval committee. अगर आप अप्रूवल कमेटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो, if you are aggrieved by an order of approval committee, you can make an appeal to the board of approval. मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल का जो जुरिसडिक्शन है वो अपेलेट जुरिसडिक्शन भी है, यानी अप्रूवल देने के साथ साथ वो अपील सुनने का भी काम करते हैं। यहाँ पर अगर आपको अप्रूवल कमेटी के डिसीजन से या किसी भी ऑर्डर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास एक अपील फाइल कर सकते हो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड द स्पेसिफाइड मैनर। जिस तरीके से करना है, कैसे करना है, कितने टाइम लिमिट के अंदर करना है, वो सब यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है। Subsection 8 empowers the central government to prescribe the requirements, including the period for which a unit may be set up, subject to which the approval committee may approve, modify or reject the proposal. मतलब सिंपली ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जिसके थ्रू वो कुछ रिक्वायरमेंट्स या टर्म्स एंड कंडीशंस जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। अप्रूवल कमेटी को उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा और उन टर्म्स और कंडीशंस को देखने के बाद ही वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंगली। The Development Commissioner may, after the approval of the proposal, grant a letter of approval to the person concerned. जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो डेवलपमेंट कमिश्नर आपको एक लेटर ऑफ अप्रूवल दे देंगे to set up a unit and undertake in the unit such operations which the development commissioner may authorize, and every such operation so authorized is mentioned in the letter of approval. तो जब आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा तो उस लेटर ऑफ अप्रूवल के जो अंदर जो भी टर्म्स और कंडीशंस लिखी रहेंगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स या जो भी ऑपरेशंस आप कैरी आउट कर सकते हो यूनिट के अंदर वो लिखा रहेगा। आप सिर्फ वही ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकते हो, उसके अलावा कोई ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर सकते।
अगर आप चाहते हो कि आप उसके अलावा कोई ऑपरेशन कैरी आउट करना चाहते हो तो आपको पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यानी डेवलपमेंट कमिश्नर और अप्रूवल कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप इसके अलावा और कोई ऑपरेशन कैरी आउट करना चाहते हो। अगर वो लोग मान गए तो आप कैरी आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जितना आपके लेटर ऑफ अप्रूवल में लिखा है आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, अगर इस सेक्शन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बोलो, कोई डाउट है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ओके, अब हम चलें आगे। इसके बाद आता है कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल। जैसे वहाँ पर कैंसिलेशन हुआ था आपका सेटिंग अप का, यहाँ पर आपका लेटर ऑफ अप्रूवल यूनिट सेटअप का भी लेटर जो है कैंसिल किया जा सकता है। तो उन केसेस में क्या होगा? द अप्रूवल कमिटी may at any time cancel the letter of approval if it has the reasons or cause to believe that the entrepreneur has persistently contravened any of the terms and conditions or its obligations subject to which the letter of approval was granted to the entrepreneur। अगर अप्रूवल कमेटी को लगता है कि आपने कोई टर्म्स और कंडीशंस को वायलेट किया है या आप परसिस्टेंटली उसको वायलेट करते हुए आ रहे हैं, आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी ऑब्लिगेशन है आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो वो चाहे तो आपका लेटर ऑफ अप्रूवल जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अपन ने ऊपर सस्पेंशन की बात पड़ी थी, यहाँ पर हम कैंसिलेशन के बारे में कह रहे हैं कि वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका लेटर ऑफ अप्रूवल को वो लोग कैंसिल कर देंगे। It further provides that where the letter of approval has been cancelled, the unit shall not from the date of such cancellation be entitled to any exemption, concession, benefit or deduction available to it as such, and the unit shall remit the exemption, concession, drawback and any other benefit availed by the entrepreneur in respect of capital goods or finished goods lying in the stock and unutilized raw materials in the prescribed manner। मतलब जिस दिन से आपका कैंसलेशन हो जाएगा आपके लेटर ऑफ अप्रूवल का, उस दिन से आपको कोई भी बेनिफिट्स जो इस एक्ट के अंदर मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ड्यूटी एग्जेम्पशंस मिल जाती है, टैक्सेस से आपको छूट मिलती है, आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते हैं, तो अगर जिस दिन से आपका लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल हुआ है उस दिन से आपकी कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी बेनिफिट, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके स्टॉक के अंदर कोई सामान ऐसा पड़ा हुआ है जो आपने अप्रूवल्स के थ्रू लिया था और वो अभी भी स्टॉक के अंदर पड़ा है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो जो भी बेनिफिट आपने उसके ऊपर अवेल किया था वो अब आपको पे करना पड़ेगा। Subsection 4 entitles any person aggrieved from an order of the approval committee to make an appeal to the board of approval within the prescribed time। तो यही सेम पॉइंट है कि आप चाहो तो अप्रूवल कमेटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो, कहाँ पर? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। इस सेक्शन में कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन। ओके, चलो मैं पूछ लेता हूँ। क्या आप लोगों ने जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा है? बताओ, जीएसटी के अंदर क्या आपने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा है अभी तक या नहीं? नहीं सर, नहीं पढ़ा? शायद नहीं पड़ा सर। शायद का क्या मतलब है? क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो क्या जो बोल रहे हो शायद नहीं पढ़ा? नहीं सर, क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं। ओके, तो वैसे वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर रिलेट करने के लिए। मैं ट्राई करता हूँ अगर आपको समझ आए तो। जीएसटी में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है? जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता, जिनको पता है कि उनके जो गुड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बिकते, तो वो क्या करते हैं, कुछ गुड्स पर जो जीएसटी का रेट होता है, किसी पे होता है 5%, किसी पे होता है 18%, किसी पे होता है 12%, इस हिसाब से होता है।
तो उनको पता है कि उनके गुड्स इतने ज़्यादा नहीं बिकेंगे, तो वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आप 2% या 1% जीएसटी रेट पर अपने गुड्स बेच सकते हो, और उसके ऊपर आप सिर्फ 2% या 1% का जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दो। तो एज कम्पेयर टू 18% जीएसटी रेट, 2% रेट बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में एक शर्त होती है कि आप किसी भी तरीके का इनपुट का क्लेम नहीं ले सकते। मतलब अगर आपने कोई रॉ मटेरियल्स लिए होंगे, कुछ लिया होगा, तो आप उसके ऊपर जो आपने टैक्सेस पे करे होंगे आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। आप सिर्फ एक बहुत कम रेट पर यानी 1% या 2% पर जीएसटी डिपॉजिट कर दो और आपकी सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। ये होता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। लेकिन जब आप सर ये नहीं पढ़ा हम लोग। नहीं पढ़ा, ओके। लेकिन जब आप सर कॉम्पोजिशन, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था सर ने, बाकी डिटेल में अभी नहीं पढ़ा इस टॉपिक को। ओके, तो अब मैं आगे चलता हूँ, मतलब लेट मी एक्सप्लेन कि इसमें क्या होता है। जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलते हो, तो आप जब कॉम्पोजिशन स्कीम से, मान लीजिए आप 31 मार्च को आपने बोला कि अब मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं चाहिए, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन देखा जाएगा कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है आपके गुड्स का, जो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते हुए खरीदा था, उसमें कितने गुड्स अभी तक ऐसे हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं, और उन कॉम्पोजिशन स्कीम वाले गुड्स के ऊपर जो डिफरेंस ऑफ टैक्सेस है, मतलब क्योंकि आप 18% वाले गुड्स आप 2% में बेच रहे थे, तो अब जो ये डिफरेंस आ गया 18% और 2% का, यानी 16% टैक्स का, तो वो आपसे क्लेम कर लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अप्रूवल था एसईजेड एक्ट के अंदर, और जब अप्रूवल मिलने के बाद एसईजेड एक्ट के अंदर आपको कोई भी टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं थी गुड्स के ऊपर, क्योंकि ये एसईजेड एक्ट आपको बोलता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्सेस का। जिस दिन आपका अप्रूवल कैंसिल हुआ, उस दिन ये देखा जाएगा कि आपके स्टॉक में कितने गुड्स पड़े हुए हैं अभी तक, और उन गुड्स के ऊपर आपको क्या बेनिफिट मिले थे, क्या कंसेशन मिला था। जितना भी बेनिफिट आपको उन गुड्स के ऊपर मिला है, कैंसिलेशन डेट के ऊपर वो सारा का सारा बेनिफिट आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि जो भी टैक्सेस आपने अब तक सेव करे हैं वो हमें आप पे कर दीजिए, क्योंकि आपका अप्रूवल जो है वो कैंसिल हो चुका है। यही लिखा है सेकेंड नंबर पॉइंट में। इसमें लिखा है ना, इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट वेयर द लेटर ऑफ अप्रूवल हैज बीन कैंसल्ड, द यूनिट शैल नॉट from the date of such cancellation be entitled to any exemption, concession, benefit or deduction available to it। मतलब उस दिन से तो आगे तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, and the unit shall remit the exemption, concession, drawback, any other benefit availed by the entrepreneur in respect of capital goods or finished goods lying in the stock and unutilized raw material in the prescribed manner। तो जो भी आपके स्टॉक में गुड्स बचे हुए हैं, कैपिटल गुड्स हैं, उनके ऊपर जो भी आपको बेनिफिट मिला था, अब वो सारा बेनिफिट आप हमें वापस कर दीजिए, कैश में हमें सारा का सारा बेनिफिट पे कर दीजिए। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? क्योंकि सर इसका इस, मतलब डेट ऑफ कैंसिलेशन के पहले भी जितने बेनिफिट्स हाँ मिले हैं वो भी अभी रेमिट करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन वो बेनिफिट्स आप सिर्फ उतनी गुड्स के करोगे जो आपके स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं। जो गुड्स उसमें से आपने बेच दिए उसके ऊपर बेनिफिट्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो वाला बेनिफिट आप हमें वापस कर दो। ठीक है, ओके सर। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? बिकॉज सेक्शन 16 में सिर्फ सेकंड पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि आपको पता है कि एसईजेड एक्ट में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी आप इंपोर्ट कर कर लेकर आते हो उसके ऊपर आपको टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ऐसा होता है ना कि जो यस भी सर। आप इंपोर्ट करके लाते हो उसके ऊपर आपको टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए मैंने 5 लाख का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया। ये 5 लाख का रॉ मटेरियल मैं जब अंदर लेकर आया तो मैंने इसके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी या कुछ भी पे नहीं करा, क्योंकि मैं एसईजेड यूनिट हूँ, मेरे पास अप्रूवल है, और मेरे पास अप्रूवल होने के साथ साथ मुझे ये बेनिफिट एक्ट, ये वाला एक्ट देता है। 5 लाख के रॉ मटेरियल में से मैंने 2 लाख की तो सेल कर दी, मतलब आगे बेच दिया। अब क्या हुआ, मेरे से एक डिफ़ॉल्ट हो गया, और वो कंटिन्यूसली होता आ रहा था लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो उस चक्कर में एसईजेड अथॉरिटीज़ ने मेरा जो अप्रूवल था वो कैंसिल कर दिया। अब वो उस दिन, जिस दिन उन्होंने कैंसिल किया, मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि हमें आपका स्टॉक चेक करना है, हमें वैल्यूएशन करनी है कि अभी आपके स्टॉक के अंदर कितने गुड्स बाकी है। जब उन्होंने चेकिंग करी तो उन्हें पता लगा कि 3 लाख के गुड्स अभी मेरे स्टॉक में है,
क्योंकि मैंने 5 लाख की परचेज करी थी, 3 लाख की गुड्स अभी स्टॉक में है और 2 लाख की गुड्स में ऑलरेडी बेच चुका हूँ। तो ये जो 3 लाख के गुड्स मेरे स्टॉक में पड़े हुए हैं, और पावर कट, आवाज आ रही है? हाँ सर। बट क्लियर है, बिकॉज ये मेरे मोबाइल के नेट से चल रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता सर है। हाँ, वो थोड़ी सी हल्की सी बग कर रही है। ओके, तो ट्राई करते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देन वील आज का यहीं अपन ओवर करके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट मी ट्राई, अगर डिस्टर्बेंस आता है बीच में तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल स्टॉप एट दैट मोमेंट। ओके, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस दिन एसईजेड अथॉरिटीज़ मेरे पास आएंगी वैल्यूएशन करने के लिए, और उनको पता चलेगा कि 3 लाख के गुड्स ऐसे हैं जो अभी भी स्टॉक में है और मैं 2 लाख के गुड्स ऑलरेडी बेच चुका हूँ। तो मैंने जो बेनिफिट लिया था परचेज करते टाइम, जो मुझे बेनिफिट मिला, मेरे टैक्सेस मैंने पे नहीं करे क्योंकि मैं इंपोर्ट करके लेकर आया और मेरे पास बेनिफिट था, तो मैंने 5 लाख के गुड्स के ऊपर जो है वो टैक्सेस पे नहीं करे थे। अब चलो उसमें से 2 लाख तो आपने बेच दिए, लेकिन जो 3 लाख के गुड्स अभी भी आपके पास है उसका बेनिफिट तो आपको मिल चुका है। अब आप आगे इन गुड्स को बेचोगे, लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करोगे, लेकिन आपका जो 3 लाख के ऊपर आपको देना चाहिए था टैक्स, वो आपने नहीं दिया। तो जो 3 लाख के गुड्स जब आपके पास पड़े हुए हैं स्टॉक में, ताकि आप अगर आप इसको आगे यूज करना चाहते हो तो पहले हमको इन गुड्स के ऊपर जो इनपुट के टैक्सेस होने चाहिए थे वो पे कर दीजिए, क्योंकि हम ये बेनिफिट आपको नहीं देना चाहते। आपका अप्रूवल अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि नॉर्मल जस्टिस नॉर्म से भी देखें तो आपको जो कंडीशंस दी गई थी फॉलो करने के लिए, आपने वो फॉलो नहीं करी है, और अब किसी भी तरीके का बेनिफिट हम आपको नहीं देना चाहते। तो जितना भी गुड्स आपके स्टॉक में रखा हुआ है, उन गुड्स के ऊपर जो भी टैक्सेस बनते हैं आप वो हमें पे बैक कर दीजिए। तो वो बेसिकली यहाँ पर आपको एक तरीके का कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी रिवॉर्ड नहीं देना चाहते, तो जितना भी आपके पास बेनिफिट अभी बचा हुआ है आप वो वापस कर दीजिए। टॉकिंग इन द मैनर ऑफ नॉर्मल जस्टिस के तौर पर अगर देखें तो ये जस्टिफाइड भी है कि क्योंकि आपका अप्रूवल कैंसिल हो चुका है तो जितने भी टैक्सेस बनते हैं वो आप पे कर दीजिए। ओके, क्लियर हुआ मान्या? यस सर। ओके, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है ना वॉइस में या कोई कहीं पर भी? अगर जरा सा भी कुछ है तो मुझे बता दो। अब हमारे सेक्शन 17 के ऊपर, विच इज सेटिंग अप ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आपको पता ही है कि क्या होता है। जो भी एसईजेड के अंदर बैंक सेटअप होते हैं, बैंक की ब्रांच सेटअप होती है, उसे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहा जाता है। तो इसको सेटअप करने का क्या प्रोसीजर होगा? एक एप्लीकेशन दी जाएगी, एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट शैल बी मेड टू द आरबीआई इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आरबीआई में ग्रांट द परमिशन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होंगी जिनको फॉलो करना पड़ेगा, और उन कंडीशंस के बेसिस पर आरबीआई आपको अप्रूवल दे देगा। Subsection 3, the RBI may by notification specify the terms and conditions subject to which an offshore banking unit may be set up and operate in the SEZ। तो बहुत सिंपल है, सेक्शन 17 के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हो तो आप आरबीआई के पास जाओ और उनसे अप्रूवल ले लो, परमिशन आपको मिल जाएगी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आरबीआई स्पेसिफाई करेगा अंडर सबसेक्शन 3। ओके, नेक्स्ट अपना है सेक्शन 18, विच इज सेटिंग अप ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर।
अब ये IFSC जो है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इसका मेन मकसद क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर? कई बार जो फॉरेनर्स होते हैं, मतलब इंडिया के बाहर जो लोग होते हैं, उनको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। इंडिया में चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होता है, अगर SEZ सेटअप भी हुआ है तो SEZ क्या है, कैसे सेटअप हुआ, क्यों सेटअप हुआ, कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी लोगों के दिमाग में आते हैं, एंड स्पेशली उन लोगों के दिमाग में जिनको इंडियन इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। एज अ बिजनेसमैन आप अगर खुद को उस पोजीशन में रखो और सोचो कि अगर आपको किसी के साथ कोई डील करनी है तो आपको सामने वाले के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं डील कर पाओगे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो होते हैं वो इसी लिए सेटअप होते हैं। ये जो सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, फॉरेनर्स को या ऐसे लोगों को जिनको इंडियन इकोनॉमी या इंडियन टर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनको ये गाइडेंस देने का काम करते हैं। गाइडेंस देने के साथ साथ उनको ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब, अगर आपको फॉरेन करेंसी में कोई हेल्प चाहिए, फॉरेन करेंसी सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरीके का लोन चाहिए, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वो वाला काम भी करते हैं। इंडिया के अंदर पहली बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का प्रपोजल गया था 2007 में। 2007 वाले प्रपोजल में मुंबई में प्रपोज किया गया था कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन 2008 में जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आया तो ये जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अभी इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही IFSC है जिसका नाम है गिफ्ट सेंटर, और ये जो IFSC है गिफ्ट सेंटर जिसका नाम है, ये गुजरात में लोकेटेड है। ये एक लौता इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। ये सेटअप हुआ 2017 के अंदर, और इसका काम यही है कि ये फॉरेनर्स को या जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं जानते उनको गाइडेंस देता है। गाइडेंस देने के साथ साथ ही ये उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है कि ये फॉरेन करेंसी लोन्स भी दे सकता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी कर सकता है। तो ये सारे के सारे काम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर करता है। तो सेक्शन 18 में लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to approve the setting up and specify the requirements for the operation of an IFSC. The central government may approve only one IFSC in a SEZ. एक SEZ में सिर्फ एक ही IFSC हो सकता है। The central government may consider the guidelines prescribed by the authorities as above and give the directions. The guidelines as prescribed by RBI, SEBI, IRDA and other authorities to be considered. क्लियर हुआ सेक्शन 18? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो सेक्शन 18 में। क्वेश्चन है या नहीं तो मैं आगे चलूं? बीच में रिस्पॉन्स दिया करो क्योंकि मुझे पता रहे कि हम कनेक्टेड हैं, अदरवाइज पता चला तुम डिस्कनेक्ट होके कहीं चले गए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। Yes, sir. ओके। 12-13 बच्चों की क्लास में मुझे सिर्फ एक हाथ यस सर सुनाई देता है, बाकी सारे सो जाते हैं। सर आप बहुत क्यूट हो सर। फॉर्मल सो जाओ जाके तुम। एग्जैक्टली। ओके, सच्ची सर आप बहुत क्यूट हो सर। थैंक यू। ओके, अब आगे चलो। सेक्शन नंबर 19, दैट इज सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिटर्न। तो सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिटर्न लाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको अलग अलग फॉर्म्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेकर आया कि आपको अगर कोई भी चीज़ सेटअप करनी है, भले ही आप SEZ सेटअप करना चाह रहे हो, कोई रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, कोई परमिशन लेना चाहते हो, तो वो एक ही फॉर्म का फॉर्मेट लेकर आए हैं। इट इज़ अ सिंगल फॉर्म जिसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, तो जो भी आपका रेलेवेंट सेक्शन है आपको भर के उस फॉर्म को सबमिट कर दो, ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 19 के अंदर। और इसी तरीके से SEZ यूनिट्स को और SEZ को भी कुछ रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। दे मे बी ईयरली रिटर्न्स, दे मे बी मंथली रिटर्न्स और क्वार्टरली रिटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। तो वो जो रिटर्न्स है उसके लिए भी वो लोग एक सिंगल फॉर्मेट लेकर आए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है या कौन सा रिटर्न भरना है। ठीक है, तो सेक्शन 19 क्या कहता है? Central government to prescribe single application form for obtaining any license, permission or registration or approval
by a developer entrepreneur under one or more central acts. Central government to authorize the board, development commissioner and approval committee to exercise its powers on the matters relating to the development of SEZ, setting up of a unit in SEZ or operational units. तो ये तो आपको पता ही है तीनों के पावर्स क्या क्या होते हैं, that is board, development commissioner and the approval committee. Central government to prescribe a single form for furnishing returns or information by a developer और एन एंटरप्रेन्योर अंडर वन और मोर सेंट्रल एक्ट्स. तो आपको इस सिंगल फॉर्म का ही एक रिटर्न मिलेगा, उसी फॉर्मेट में मिलेगा और सबको वही रिटर्न भरना है अंडर सेक्शन 19 क्लॉज सी. ओके, बहुत ही सड़ा सा सेक्शन था, सेक्शन 19 में कुछ भी नहीं है. अब हमारे सेक्शन 20 के अंदर एजेंसी टू इंस्पेक्ट. अब इंस्पेक्शन की जब बात हो रही है तो ये किस चीज को इंस्पेक्ट करेंगे, क्या कोई बता सकता है? किस चीज को ये इंस्पेक्ट करेंगे? क्यों हम इंस्पेक्शन का प्रोविजन लेकर आए हैं? क्योंकि जो रेगुलेशंस बने हैं उन लोग के लिए वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. एग्जैक्टली जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट के रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप उनको फॉलो कर पा रहे हो या नहीं, कंप्लायंसेस आप प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो या नहीं, यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है. और इंस्पेक्ट करने के लिए कौन आएगा? तो इंस्पेक्ट करने के लिए एक एजेंसी होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगा. तो कौन इंस्पेक्शन कैरी आउट करेगा, कैसे करेगा, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है बताने का. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन एनी ऑफिसर और एजेंसी for carrying out surveys or inspection for securing the compliance with the provisions of any central act by a developer or an entrepreneur as the case may be, and such officer or agency is required to submit a verification or compliance report. ये चीज ही मेन है कि उसको क्या करना पड़ेगा. He is required to submit a verification or a compliance report in such manner and within such time as may be specified in the said notification. तो जो टाइम लिमिट लिखा होगा, जो मैनर लिखा होगा, उसी टाइम लिमिट और उसी मैनर में आपको वो रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ेगी. सिंगल एनफोर्समेंट ऑफिसर और एजेंसी. अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि सिंगल एनफोर्समेंट ऑफिसर या एजेंसी अपॉइंट होगा. Central government by notification can specify any act or omission made punishable under any central act as a notified offence. तो ये आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक्ट या ओमिशन को एक नोटिफाइड ऑफेंस के तौर पर डिटरमाइन कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज एनी ऑफिसर और एजेंसी टू बी एन एनफोर्समेंट ऑफिसर और एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड इन एन एसईजेड. तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर या एजेंसी को एक नोटिफाइड ऑफिसर की तरह, एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरह नोटिफाई कर सकती है. और वो जो ऑफिसर है वो उस नोटिफाइड ऑफेंस को चेक करेगा कि कहीं एसईजेड के अंदर कोई ऑफेंस हुआ तो नहीं है. Every officer or agency has been granted all the corresponding powers of investigation, inspection, search or seizure as provided under relevant central act in respect of the notified offences. तो जो भी ऑफिसर नोटिफाई किया जाएगा, जिसको डेजिग्नेट किया जाएगा, उसके पास इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर, ये जो सारी पावर्स हैं उस ऑफिसर के पास होंगी. इस सेक्शन में कोई डाउट है? नहीं सर. पक्का? नो सर. मैं क्वेश्चन पूछ लूं? मुझे डाउट है. यस सर. ओके, यहाँ जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन स्पेसिफाई एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल अंडर एनी सेंट्रल एक्ट एज अ नोटिफाइड ऑफेंस. तो यहाँ पर जो यूज किया गया है एनी एक्ट और ओमिशन और एनी सेंट्रल एक्ट, तो क्या हम सिर्फ एसईजेड एक्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम पूरे लॉ की बात कर रहे हैं? सर पूरे लॉ की. पूरे लॉ कोई सा भी एक्ट जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, उस हर एक्ट के अंदर कोई सा भी ऑफेंस. अच्छा, पर ऐसा क्यों है? वो सारे क्योंकि सर एसईजेड वैसे ही डीम्ड एलियन लैंड माना जाता है. एलियन लैंड नहीं, मतलब वो फॉरेन टेरिटरी. हाँ, फैंसी वर्ड. हाँ, अच्छा, तो वो डीम्ड फॉरेन टेरिटरी माना जाता है. ओके,
तो अगर आप कह रहे हो कि वो डीम्ड फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, तो हमारे जो लॉज हैं जो इंडिया के अंदर हम लीगल सिस्टम फॉलो करते हैं, उसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ इंडिया तक ही है या बाहर भी है? सर इंडिया तक है, लेकिन इंडिया से हाँ बोलो, सही कह रहे हो। एक्चुअली प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। कोई और किसी को अगर प्रॉपर वर्ड पता हो? क्या सारे के सारे एक्ट्स लिमिटेड टू इंडिया है? नहीं सर। नहीं, ओके। पर अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो मेजरली जितने भी एक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, मेजरली वो सारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, बिकॉज इट इज नोन एज द लॉ ऑफ द लैंड। तो जो भी जिस कंट्री में आप हो, जिस कंट्री का लीगल सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, तो वो वहाँ पर ही एप्लीकेबल होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं जो इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल है, राइट? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सिंस आप SEZ सेटअप कर रहे हो, और आप लोगों ने सही कहा कि SEZ इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी, तो कहीं वहाँ के लोग ऐसा ना मान के चले कि हम फॉरेन टेरिटरी में है तो हमारे ऊपर कोई भी एक्ट या कोई भी कानून लागू नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर देगा कि आपके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लागू होती हैं और कौन कौन से आपके ऐप से ओमिशन, अगर आपने कुछ गलत किया तो वो पनिशेबल होंगे। और उन चीज़ों को चेक करने के लिए वो किसी भी एनफोर्समेंट ऑफिसर या एजेंसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और जैसा कि उनकी रिपोर्ट निकलेगी उसी रिपोर्ट के बेसिस पर आपको सज़ा दी जाएगी, या आपसे कोई ना कोई जो भी आपने गलत किया है उसके बारे में आपसे फाइन वसूला जाएगा या सज़ा दी जाएगी या जेल होगा या जो भी होगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है? हाँ, किसी ने बहुत ही हल्का सा सर बोला, कौन है वो? बोलो। वैसे गुड, तुम ये क्वेश्चन आंसर कर पाए, दैट मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। अब होमवर्क नोट कर लो तुम्हें क्या क्या करना है। सेक्शन 22 टू सेक्शन 25 इज योर होमवर्क। ये आपको रीड करना है, बहुत छोटा सा ही है, एक ही पेज है मुश्किल से। सो सेक्शन 22 टू 25 इज योर होमवर्क, यू हैव टू रीड दिस। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, एंड अगर आपको ये पढ़ के जाना है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस, तो मुझे पता चल जाएगा किसने किया है और किसने नहीं किया है। ओके? यस सर। ओके सर। अब मुझे ये बताओ, यस सर। तुम लोगों ने फेमा वाली शीट देखी? फर्मा वाली? हाँ सर। पढ़ा उसमें, क्वेश्चंस पढ़ के देखे? यस सर, नहीं देखिए। डिफिकल्ट लगे या इजी थे? दोनों थे सर। दोनों थे? नहीं मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि ज़्यादा डिफिकल्ट था, मीडियोकर है, इजी है, क्या है? और किस किस ने लिखना स्टार्ट कर दिया है मुझे ये भी बताओ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि सैटरडे तक यू विल सबमिट योर आंसर्स। उसके बाद ही मैं बाकी के चैप्टर्स के शीट दे पाऊंगा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जो जो सबमिट करेगा आंसर सिर्फ उसी को ही मैं आगे की शीट दूंगा, ताकि क्योंकि जो इंटरेस्ट से कर रहा है वो ही करे, अदरवाइज हाँ सर। डिसइंटरेस्टेड तरीके से कोई ना करे, बिकॉज इट विल हाँ बी देन सर। वेस्ट ऑफ एफर्ट्स फॉर मी आल्सो एंड फॉर यू आल्सो। तो इसलिए सर सैटरडे तक हो जाएगा, एक साथ ही भेज देना सारे। हाँ हाँ, अलग अलग थोड़ी भेजने हैं, मतलब पूरी शीट एक साथ सॉल्व करके ही भेजनी है। ठीक है सर। बट हाँ, ठीक है सर। टाइम पीरियड का ध्यान रखना, उसमें जो टाइम पीरियड लिखा है वही एप्लीकेबल है, उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज स्पीड भी इम्पोर्टेंट है। सर हाँ नींद सर। नहीं आती क्या आपको? क्यों? सर सुबह सुबह अरे क्लास 8:30 पे नींद ही नहीं।
नहीं, मुझे नींद नहीं आती, मैं सोता ही नहीं हूँ। तभी आप इतने क्यूट हो। ओके, मैं क्या कह रहा था, हाँ शीट, कि आगे की शीट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो ये वाली शीट कंप्लीट करके देंगे। तो ना सौम्य ध्यान से ठीक है सुन लो, सर। जी सर, मैं दे दूंगा सर। देखते हैं कि किस किस का आता है व्हाट्सएप सैटरडे। करूंगा एकदम। ओके, हे दिशान सर करके करूंगा। हे दिशान सर, दिस इज शीट, यू कैन चेक इट, ओके ग्रेट। यू आर सो क्यूट। ओके, तो सैटरडे को आई विल सी कि कौन कौन लोग सबमिट करेंगे, और उसके बाद उनको मैं FCRA की शीट दूंगा फॉर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की, और उसी तरीके से अपन ठीक आगे है करते हुए सर। चलेंगे। एंड ट्राई करना कि आप सेमा पूरा पढ़ लो, उसके बाद ही शीट आंसर करो। एंड मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्लीज़ डू नॉट पैनिक अगर क्वेश्चंस ना बने तो। डू नॉट पैनिक इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर। आप चाहो तो उस मोमेंट में देख कर सकते हो, लेकिन प्लीज अटेम्प्ट करना, बिना अटेम्प्ट करे मत रहना। अगर चाहो तो बुक रेफर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी रेफर करना जब 100% श्योर हो कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं बन रहा, तब ही रेफर करना। अगर 50-50 ठीक है चांस है कि सर। थोड़ा बहुत आता है तो अपने आप से लिख देना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो अब अपन मिलेंगे परसों। सर एंड प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ, मैं अपलोड करूंगा ना, चैप्टर खत्म होने दो फिर अपलोड कर दूंगा सारी। वैसे नेक्स्ट क्लास में अपना ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा बिकॉज ज़्यादा नहीं बचा है। ओके, चलो, नाउ आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। एंड सिद्धांत, यू हैव एंटर्ड वेरी लेट, हार्डली 1 मिनट बचा है। सर कुछ लोग अटेंडेंस लगाने आते हैं ना। तुम्हें क्या वो लगता तो है लेने आया है शायद। कि लेने आया है वो तो। तुमको लगता है कि अटेंडेंस इस वक्त की रिकॉर्ड होगी? वो सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट्स की रिकॉर्ड होती है, उसके बाद जो भी आया है उसकी रिकॉर्ड नहीं हो रही है अटेंडेंस। चलो, आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो, और अपन इसको ख़त्म करेंगे डे आफ्टर टुमारो। तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा अब तक जितना किया है, और जो होमवर्क दिया है प्लीज़ उसे कंप्लीट करिएगा। ओके हाँ जी। Yes, sir. ओके, सो टेक केयर एंड आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय। बाय बाय सर। Bye, sir.